हेलो फ्रेंड्स, एमपीपीएससी नोट्स विद सपना में आपका स्वागत है। आज हम मुख्य परीक्षा के इतिहास पेपर के अंतर्गत यूनिट 4 के टॉपिक को देखेंगे। यूनिट 4 में जैसे कि आप देख रहे हैं सामने, इस तरह से 6 टॉपिक हैं। गणतंत्र के रूप में भारत का उदय, राज्यों का पुनर्गठन, मध्य प्रदेश राज्य के रूप में गठन, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात की प्रमुख घटनाएं, भारतीय सांस्कृतिक विरासत, मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक विभिन्न कला प्रारूपों, साहित्य, पर्व एवं वास्तुकला के प्रमुख पक्ष, और मध्य प्रदेश में विश्व धरोहर स्थल एवं पर्यटन। टॉपिक को हम अपने क्वेश्चन आंसर्स के रूप में कवर करेंगे और जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं उन्हें देखेंगे, और साथ ही जिन क्वेश्चन को आने की संभावना है उनको भी हम देखेंगे। सबसे पहले हम इस टॉपिक को स्वतंत्रता के पश्चात की प्रमुख घटनाओं में सबसे पहले हम देखते हैं भारत में रियासतों का विलीनीकरण। क्वेश्चन पूर्व में भी आ चुका है। रियासतों के भारत में विलय की विवेचना कीजिए। इससे पहले परिचय देंगे, पृष्ठभूमि क्या थी वह देखेंगे। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारत मुख्य रूप से 2 भागों में बटा हुआ था। अंग्रेज प्रशासित प्रांत और देसी रियासत के अधीन राज्य। ये 2 राज्य थे, एक अंग्रेजों के प्रशासित और देसी रियासतों के अधीन राज्य। भारत में कुल 565 रियासतें थी, अर्थात 565 राज्य थे। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत प्रत्येक रियासत के पास भारत में शामिल होने, पाकिस्तान में शामिल होने या स्वतंत्र रहने का विकल्प था। इस अधिनियम के कारण रियासतें पूर्ण स्वतंत्र होने का सपना देखने लगीं। इस प्रकार अंग्रेजों ने भारतीयों के लिए जटिल समस्या उत्पन्न कर दी। स्टेट विभाग का गठन हुआ। जवाहरलाल नेहरू ने सरदार पटेल की अध्यक्षता में रियासतों के विलीनीकरण हेतु इस विभाग की स्थापना की। इसके सचिव बीपी मेनन थे। यह रियासतों के विलीनीकरण के लिए एक विभाग था। 15 अगस्त 1947 से पहले केवल जूनागढ़, कश्मीर, हैदराबाद को छोड़कर सभी रियासतें भारत में शामिल हो गई थीं। सरदार पटेल ने असाधारण योग्यता का परिचय देते हुए इस जटिल कार्य को संभव किया। लंदन टाइम्स ने लिखा था कि भारतीय रियासतों के एकीकरण का कार्य उन्हें बिस्मार्क और संभवतः उनसे भी ऊंचा स्थान प्रदान करता है। इस तरह से हमारी पृष्ठभूमि हुई। देखते हैं किस तरह से रियासतों का विलीनीकरण हुआ। रियासतों का विलय सबसे पहले बीकानेर, उसके पश्चात बड़ौदा ने प्रवेश लिखित एक दस्तावेज था, प्रवेश लिखित पर हस्ताक्षर करके किए और उसके बाद विलय का क्रम प्रारंभ हो गया। बीकानेर, बड़ौदा के, उसके बाद जूनागढ़ रियासत, और उसके बाद सभी विलय होते गए। फिर आता है जूनागढ़ काठियावाड़ सौराष्ट्र की रियासत थी। यह रियासत चारों ओर से भारतीय भूभाग से घिरी हुई थी। रियासत की 85% जनता हिंदू थी और इसका नवाब मुसलमान था। बहुसंख्यक जनता की उपेक्षा करते हुए जूनागढ़ के नवाब ने पाकिस्तान में विलय की घोषणा कर दी। जूनागढ़ के नवाब का मानना था कि समुद्र की ओर से पाकिस्तान से मिल रहा है, अतः जूनागढ़ रियासत को पाकिस्तान में विलय किया जाएगा, जिसका वहां की जनता ने विरोध किया। समस्त क्षेत्र अशांत हो गया। जूनागढ़ के दीवान शहनवाज भुट्टो, जो कि जुल्फिकार अली भुट्टो के पिता रहे, ने रियासत में कानून और व्यवस्था की स्थापना के लिए भारत सरकार को आमंत्रित किया। सरदार पटेल ने भारतीय सेना को भेजा। नवाब अपने निजी वायुयान में बैठकर पाकिस्तान को भाग गया। जूनागढ़ में जनमत संग्रह कराया गया, जो भारत के पक्ष में गया। इस प्रकार जूनागढ़ का भारत में विलय हो गया। देखते हैं जूनागढ़ रियासत जनमत संग्रह के आधार पर विलय हुआ। नेक्स्ट आती है हैदराबाद। हैदराबाद में का जो निजाम था वो भी जनता के विपरीत पाकिस्तान में शामिल होना चाहता था, अतः जनता ने निजाम के विरुद्ध प्रदर्शन प्रारंभ कर दिया। कासिम रिजवी के नेतृत्व में, जो कि सेना का नेतृत्व करता था, कासिम रिजवी और नवाब के रजाकारों ने, नवाब के सिपाही और सेनाओं ने सारी रियासत में आतंक फैला दिया और लूट मार कर दी।
अतः जनता की रक्षा के लिए सरदार पटेल ने 13 सितंबर 1948 ईस्वी को भारतीय सेना हैदराबाद भेजी और 18 दिसंबर को हैदराबाद की सेना, जो कि नवाब की सेना थी, उसने भारतीय सेना की कमांडर मेजर जनरल चौधरी के सामने समर्पण कर दिया और 1948 में हैदराबाद को भारतीय संघ में मिला लिया गया। फिर हम देखते हैं जूनागढ़ का, हैदराबाद का, और नेक्स्ट आता है कश्मीर का। कश्मीर का विलय कैसे हुआ? कश्मीर की बहुसंख्यक जनता मुस्लिम थी और पाकिस्तान के राजा हरी सिंह हिंदू था। कश्मीर, इसमें यहाँ पर अपोजिट स्थिति थी। यहाँ की समस्या जूनागढ़ और हैदराबाद से भी ज्यादा जटिल थी, क्योंकि यहाँ का जो शासक था वह हिंदू था और बहुसंख्यक जनता मुस्लिम थी। कश्मीर की सीमा पाकिस्तान से मिलती थी। कश्मीर 15 अगस्त तक ना तो भारत में शामिल हुआ, ना पाकिस्तान में। माउंटबेटन स्वयं श्रीनगर गए और महाराजा और उनके मंत्री पंडित काक से मिले। कश्मीर प्रदेश भारत और पाकिस्तान दोनों से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना चाहता था, अतः उसने दोनों राज्यों से यथास्थिति बनाए रखने के समझौते पर हस्ताक्षर करने की प्रार्थना की, जिससे उसे विचार करने का पर्याप्त अवसर मिल जाए। यथास्थिति समझौते के प्रस्ताव पर पाकिस्तान ने अपनी सहमति दे दी, परंतु भारत इसके लिए तैयार नहीं था। पाकिस्तान यह भी चाहता था कि कश्मीर प्रदेश विलय के संबंध में शीघ्र निर्णय ले, परंतु महाराजा ने विलंब किया। कश्मीर की राजनीतिक पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस का नेता शेख अब्दुल्ला कश्मीर का विलय भारत के साथ करना चाहते थे। पाकिस्तान ने 22 अक्टूबर 1947 ईस्वी को कबायली लुटेरों के रूप में पाकिस्तान सेना को कश्मीर भेजा और शीघ्र ही उरी, बारामूला आदि पाकिस्तान के अधिकार में चले गए। कश्मीर के राजा ने 24 अक्टूबर 1947 ईस्वी को भारत से मदद मांगी, जिसे कि हम पाक अधिकृत कश्मीर कहते हैं और पाकिस्तान से आजाद कश्मीर कहता है। उरी, बारामूला आदि स्थानों पर 22 अक्टूबर 1947 को कबायली लुटेरों के रूप में पाकिस्तान ने कब्जा किया था। कश्मीर के राजा ने 24 अक्टूबर 1947 को इस संबंध में मदद मांगी। 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरी सिंह ने विलय के प्रवेश लिखित पर हस्ताक्षर कर दिए। शेख अब्दुल्ला ने इसका समर्थन किया। भारत सरकार ने 27 अक्टूबर 1947 ईस्वी को वायुयान द्वारा सैनिकों और हथियारों को श्रीनगर पहुंचाया और कश्मीर के अधिकांश हिस्सों से आक्रांताओं को निकाल बाहर किया। कश्मीर में अपनी सेना भेजते समय सरकार ने घोषणा कर दी थी कि सरकार ने कश्मीर के विलय को अस्थायी रूप से स्वीकार किया है और अंतिम निर्णय विलय पर जनमत संग्रह के बाद ही होगा। भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा युद्ध छिड़ जाने की आशंका थी। इस परिस्थिति में लॉर्ड माउंटबेटन ने कश्मीर समस्या को संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में रखने की सलाह दी। माउंटबेटन के सुझाव पर भारत ने मामला सुरक्षा परिषद में रखा और सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान द्वारा अतिक्रमित कश्मीरी भूभागों को खाली कराने की मांग की। भारत की यह भारी भूल थी। कश्मीर के प्रश्न पर सुरक्षा परिषद ने कश्मीर का पक्ष लिया और कश्मीर में 31 दिसंबर 1948 ईस्वी को युद्ध विराम स्वीकार कर लिया गया। परिस्थितियों में कश्मीर में जनमत संग्रह संभव नहीं तभी संभव था जब पाकिस्तान कब्जा की हुई क्षेत्रों को खाली कर देता। चूंकि पाकिस्तान ने इन क्षेत्रों को खाली नहीं किया, तब भारत सरकार ने घोषणा कर दी कि कश्मीर का भारत में विलय स्थायी है और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। यह 1952 में दिल्ली समझौते के तहत एक घोषणा की गई थी कि कश्मीर का भारत में विलय स्थायी है। इस तरह से हम देखते हैं कश्मीर की समस्या आज भी बनी हुई है और यह कश्मीर के क्वेश्चन आ सकता है। कश्मीर का विलय पर टिप्पणी लिखिए, तो हमें 2 से 3 बार पढ़िए, इसको समझिए और इसके साथ एक मैप भी बना दीजिए आप, अपना प्रेजेंटेशन दूसरों से अलग रहेगा। नेक्स्ट आता है मध्य प्रदेश के संदर्भ में भी भोपाल का पूछा जा सकता है। भोपाल यह एक और रियासत थी
जिसने संप्रभु और स्वतंत्र रहने की घोषणा की। यहाँ का नवाब हमीदुल्ला था, जो कि अधिसंख्यक हिंदू जनसंख्या पर शासन करता था। उसने माउंटबेटन को लिखा कि वह एक स्वतंत्र रियासत चाहता है, किंतु माउंटबेटन ने उसे उत्तर देते हुए लिखा कि कोई भी शासक अपने नजदीकी अधिराज्य से भाग नहीं सकता है। इस प्रकार जुलाई 1947 में जब अधिकांश राजाओं ने भारत में शामिल होने का निर्णय लिया, तो अंततः भोपाल के नवाब ने भी 1949 की बात है, भोपाल के नवाब ने भी विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। इस तरह से हमारा भोपाल, कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद की रियासतों का विलय हुआ। मुख्य भूमिका सरदार वल्लभ भाई पटेल की रही। बीपी मेनन भी उनके प्रमुख सहयोगी रहे। इस तरह से ये हमारी भारत में रियासतों का विलय पर एक क्वेश्चन बनता है, उसका आंसर हुआ। ये अंत में निष्कर्ष लिख देंगे। आजादी के बाद रियासतों के विलीनीकरण ने एक नव अखंड राष्ट्र का निर्माण किया एवं जिससे भारत की भौगोलिक एकता स्थापित हुई। इसमें सरदार पटेल का अविस्मरणीय योगदान रहा और इन्हीं योगदान के कारण उन्हें भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। इस तरह से हमारा आंसर पूरा होता है। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। कल हम यूनिट 4 के अन्य टॉपिक जैसे कि गणतंत्र के रूप में भारत का उदय, राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित प्रश्न उत्तर को देखेंगे। आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।